हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। आरएसपी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली जो क्लासेस चल रही हैं, उसमें कंप्यूटर वाले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी 5 क्लासेस पहले ली जा चुकी हैं। छोटी-छोटी क्लासेस हैं, 15-15 मिनट की क्लासेस हैं, तो उनको आप देख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना था। तो पहला ऑप्शन है HTTP, दूसरा TCP, तीसरा FTP और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? HTTP। HTTP नेटवर्क प्रोटोकॉल को हम वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग में लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। HTTP का उपयोग, प्रोटोकॉल का उपयोग, नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग हम किस में करते हैं? वेब ब्राउजिंग के लिए करते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कंप्यूटर वायरस क्या है और साइबर सुरक्षा क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है और साइबर सुरक्षा क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वायरस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो वायरस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: मेलवेयर, स्पाईवेयर और एडवेयर। देखिए, मेलवेयर वायरस क्या है? हानिकारक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, उसको मेलवेयर वायरस कहते हैं। देखिए, पहली क्लासेस में मैं इनके बारे में हल्की चर्चा कर चुका था। आज हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे हैं। मेलवेयर वायरस क्या है? मेलवेयर वायरस ऐसा वायरस है जो हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो मेलवेयर वायरस जो है हमारे सिस्टम को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, उसको मेलवेयर वायरस कहते हैं। स्पाईवेयर, देखिए स्पाई शब्द का अर्थ ही यही होता है कि खुफिया सूचना को प्राप्त करना। तो गुप्त रूप से हमारे जो सिस्टम को ट्रैकिंग करता है वो वायरस, उसको हम बोलते हैं स्पाईवेयर। यानी ऐसा वायरस जो हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फिर टैबलेट में आ गया है, जो हमारी जो सूचनाएं उनको लीक कर रहा है, उनको किसी दूसरे को भेज रहा है, तो उसे हम स्पाईवेयर वायरस कहते हैं। और एडवेयर एडवेयर वायरस क्या होता है? ये अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है। एडवेयर वायरस क्या होता है? अनचाहे, यानी आप देखते होंगे कि आपने कोई साइट खोली तो उस पर कई सारे जो विज्ञापन है वो आने लग जाते हैं। तो वो किसकी वजह से आते हैं? एडवेयर वायरस की वजह से आते हैं। तो वायरस के कौन कौन से प्रकार हो गए? मेलवेयर, स्पाईवेयर और एडवेयर। अब हम बात करते हैं इनसे सुरक्षा के उपाय क्या हैं। तो इनसे सुरक्षा का उपाय है कि हमारे सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है? एंटी का मतलब होता है प्रतिरोध करना। एंटी का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध करना, विरोध करना। तो यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करेगा? वायरस का पता लगाएगा और उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, हटा देगा। फायरवॉल, फायरवॉल सॉफ्टवेयर क्या करता है? नेटवर्क की सुरक्षा करता है। या जिस नेटवर्क का हम उपयोग कर रहे हैं उस नेटवर्क की सुरक्षा कौन करता है? फायरवॉल सॉफ्टवेयर करता है। और सुरक्षित पासवर्ड के माध्यम से, मजबूत पासवर्ड है तो उसके माध्यम से हम इन वायरसेस को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की सहायता से, फायरवॉल की सहायता से और सुरक्षित पासवर्ड प्रबंधन की सहायता से हम इन वायरस को रोक सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें कि बिग डाटा और डाटा एनालिटिक्स क्या होता है। यानी बिग डाटा क्या है और एनालिटिक्स क्या है। बिग डाटा किसे कहते हैं? डेटा का बहुत बड़ा जटिल सेट जिसे पारंपरिक डेटाबेस सिस्टम से संभालना मुश्किल होता है। यानी कि ऐसा डाटा, इतना डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा जिसे हम नॉर्मल कंप्यूटर से या नॉर्मल मोबाइल से हम उसको स्टोरेज नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? बिग डाटा। डाटा एनालिटिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस। यानी डाटा एनालिटिक्स 3 तरह का होता है: वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, भविष्यवाणी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और निर्देशात्मक प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। वर्णनात्मक जो एनालिटिक्स है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, वह डेटा का विश्लेषण कर सारांश प्रदान करता है। यानी कि डाटा का जो विश्लेषण करेगा और उस विश्लेषण को करने के बाद सारांश देगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है? भविष्य की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करता है। भविष्य की घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? डाटाओं का आकलन करता है और फिर ये बताता है कि भविष्य में कौन सी घटना हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। तो उसे हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। निर्देशात्मक जो एनालिटिक्स है, डाटा के माध्यम से, यानी डाटा का अध्ययन करने के बाद निर्णय लेने के लिए जो सुझाव प्रदान करता है, उसे हम प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कहते हैं। और ऐसा काम हम किस किस के द्वारा करते हैं? हेडूप के द्वारा, अपाचे स्पार्क के द्वारा और टैबल्यू के द्वारा।
हेडूप के द्वारा, अपाचे स्पार्क के द्वारा और टैबल्यू के द्वारा हम इस कार्य को करते हैं। तो बिग डाटा का अर्थ होता है कि वह बहुत सारे आंकड़े जो हमने इकट्ठे किए हैं और एक डिवाइस में उसको आसानी से स्टोरेज करना संभव नहीं होता है, तो उसे हम बिग डाटा कहते हैं। उसके माध्यम से यदि हम सारांश प्रदान करें तो डेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। भविष्य की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करें तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। और यदि निर्णय लेने के लिए सुझाव प्रदान करें तो उसे हम प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कहते हैं। आगे आगे हम बात करें रोबोटिक्स क्या है और स्वचालन क्या है। देखिए परिभाषा क्या है रोबोटिक्स की। रोबोट का उपयोग करके कार्यों को स्वचालित रूप से करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रोबोटिक्स बोलते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें रोबोट का उपयोग किया गया और उस रोबोट का उपयोग करके कार्यों को स्वचालित किया गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोबोटिक्स बोलेंगे। रोबोटिक्स के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? औद्योगिक रोबोटिक्स होती है और सेवा रोबोट्स होते हैं। औद्योगिक रोबोटिक्स में उत्पादन में उपयोग किया जाता है, यानी उद्योगों में किसी वस्तु का उत्पादन ही तो होता है, तो उसमें औद्योगिक रोबोटिक्स का उपयोग किया जाता है। सेवा रोबोटिक्स में घरेलू वाणिज्य उपयोग के लिए किया जाता है, घरों में या फिर पर्सनल ऑफिसों में इनका उपयोग किया जाता है सेवा रोबोट्स का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें क्या योगदान है? रोबोट को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए भविष्य में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। तो रोबोट में जो निर्णय लेने की क्षमता का जो रूप प्रदान करती है या फिर स्वरूप प्रदान करती है या प्रक्रिया को प्रदान करती है, वो कौन करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप अपने मोबाइल में भी देखते होंगे, गूगल असिस्टेंट हुआ, आप कुछ भी बोलते हो हेलो गूगल, तो वो अपनी आपकी बातों को सुनता है और उसके हिसाब से आंसर भी देता है। तो वो भी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा योगदान है। उसी की प्रक्रिया से रोबोट जो है उद्योगों में, सेवा में काम आ रहे हैं और रोबोट के माध्यम से कामों को स्वचालित कराने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रोबोटिक्स कहते हैं। चलिए आगे आगे हम बात करें साइबर क्राइम क्या है और उसके कानूनी प्रावधान क्या है। देखिए साइबर क्राइम के प्रकार कौन कौन से हैं? हैकिंग है, फिशिंग है और रैनसमवेयर है। हैकिंग क्या होती है? अनाधिकृत रूप से कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बनाना क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। यानी हमें किसी व्यक्ति की इजाज़त नहीं है और उसके कंप्यूटर तक हमने किसी वायरस के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार के माध्यम से हमने उसके कंप्यूटर तक पहुंच बनाई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हैकिंग। फिशिंग क्या है? संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए नकली ईमेल का उपयोग करना। फिशिंग क्या होता है? किसी भी संवेदनशील जानकारी को चुराने के लिए नकली ईमेल का जब उपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिशिंग। देखिए इन सब के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में चर्चा अब कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल चर्चा करने में डिटेल चर्चा करने में थोड़ा अंतर होता है। अगर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। और रैनसमवेयर क्या होता है? डाटा को एनक्रिप्ट कर फिरौती की मांगना। यानी किसी के डाटा को चुरा लिया और उसके डाटा के एवज में कोई फिरौती मांगने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रैनसमवेयर कहते हैं। तो हैकिंग क्या है? अनाधिकृत रूप से कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बनाना हैकिंग कहलाती है। फिशिंग संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए नकली ईमेल का उपयोग करना फिशिंग कहलाता है। रैनसमवेयर क्या है? डाटा को एन्क्रिप्ट कर फिरौती मांगना क्या कहलाता है? रैनसमवेयर कहलाता है। अब देखिए इन सब से सुरक्षा के लिए भारतीय कानूनी उपाय क्या-क्या हैं? आईटी एक्ट 2000 साइबर अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधान है। यदि साइबर अपराध किया तो कौन-कौन सी सजाएं हो सकती हैं, किस तरह से उनका निवारण किया जा सकता है। धारा 66 क्या कहती है? साइबर अपराधों के लिए दंड दिया जाएगा। और धारा 67 क्या कहती है? आपत्तिजनक सामग्री से संबंधित अपराधों के लिए दंड दिया जाएगा। यानी कि आपत्तिजनक कोई सामग्री है तो उसके लिए अपराध के लिए दंड दिया जाएगा धारा 67 के तहत। और 66 क्या कहती है? कि साइबर अपराधों के लिए दंड दिया जाएगा। और आईटी एक्ट 2000 क्या कहता है? कि साइबर अपराधों से दंड संबंधी कानून, सजा का जो कानून है, किस तरह के कानूनी प्रावधान है, तो वह भारतीय साइबर कानून एक्ट 2000 के माध्यम से प्रदर्शित किए गए हैं। देखिए भारतीय संसद ने सन 2000 में साइबर अपराध कानूनों को मान्यता दी है। तो इन कानूनों की सहायता से ही दंड का प्रावधान किया जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय साइबर कानून कब आया? सन 2000 में। कब आया? सन 2000 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर स्टोरेज तकनीकें। कंप्यूटर की स्टोरेज तकनीक कौन कौन सी होती हैं? देखिए प्राथमिक स्टोरेज। प्राथमिक स्टोरेज में दो मेमोरी आती हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी।
रैम क्या है? देखिए, रैम एक अस्थायी स्टोरेज है। क्या है? अस्थायी स्टोरेज है, जो कंप्यूटर के कार्य करते समय डाटा को स्टोर करता है, बंद होने पर डाटा मिट जाता है। तो रैम एक अस्थायी स्टोरेज है। जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो उस समय वह डाटा क्या होगा? स्टोरेज होगा, और जब कंप्यूटर क्या होगा? बंद हो जाएगा, तो वह डाटा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी स्टोरेज है, जो कंप्यूटर के बूटिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों को संग्रहित करता है। यानी कंप्यूटर के संचालन के लिए, और कंप्यूटर में कोई भी सूचना को जब स्टोरेज किया जाएगा तो उसमें रोम की सहायता से उसको स्टोरेज किया जाएगा। तो प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से कौन सी स्थायी और कौन सी अस्थायी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक और कौन सी द्वितीयक मेमोरी है। तो रैम क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर बंद हो गया तो इसका डाटा खत्म हो जाएगा। और रोम क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है उनको प्रदान करने का कार्य कौन करता है? रोम करता है। तो ये स्थायी मेमोरी का क्या है? उदाहरण है रोम। तो आप जैसे मोबाइल खरीदते हो ना, तो उसमें भी तो रैम रोम कितने की है? 4 GB, 6 GB, 4 64, 4 128, 6 64, 6 128, 6 256, 8 256। तो ये 8 क्या होता है? रैम होती है, और 256 क्या होती है? रोम होती है। दूसरा आता है द्वितीयक स्टोरेज मेमोरी। कौन कौन सी होती हैं? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, चुंबकीय डिस्कों पर डाटा को स्टोर करता है, अपेक्षाकृत सस्ता होता है और बड़ी बड़ी स्टोरेज क्षमता होती है। तो हार्ड डिस्क में डाटा को जो है वो चुंबकीय डिस्कों पर स्टोर किया जाता है, और ये सस्ता भी होता है, और स्टोरेज क्षमता भी इसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लैश मेमोरी पर आधारित है, तेजी से डाटा एक्सेस और प्रदर्शित करता है। HDD को क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फ्लैश मेमोरी पर आधारित होता है, तेजी से डाटा को क्या करता है? एक्सेस करता है, प्रदर्शित करता है। ऑप्टिकल ड्राइव्स जैसे CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, जो लेजर तकनीकों का उपयोग करके डाटा को पढ़ते हैं और लिखते हैं। यानी लेजर तकनीकों का उपयोग कर लेजर तकनीकों की सहायता से डाटा को पढ़ने और लिखने वाली जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल ड्राइव्स कहते हैं, जिसमें CD आती है, DVD आती है, ब्लू रे डिस्क आती हैं। USB ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जैसे पोर्टेबल स्टोरेज सामान होता है। जैसे USB होती है, USB से हम उसमें मेमोरी को स्टोरेज कर लेते हैं, तो वो उसको भी हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल स्टोरेज। क्या कहते हैं? पोर्टेबल स्टोरेज। किसी में भी हमने USB लगाई और अपनी मेमोरी को स्टोरेज किया या प्रदर्शित किया, तो उससे हम USB स्टोरेज। तो ये सब किसके प्रकार है? द्वितीयक स्टोरेज के प्रकार है। हार्ड डिस्क हुआ, सॉलिड स्टेट ड्राइव हुई, ऑप्टिकल ड्राइव जैसे CD, DVD, ब्लू रे डिस्क हुई, या पेन ड्राइव हुई आपकी, या USB ड्राइव्स हुई। तो ये सारी सारी क्या है? ये सारी की सारी हैं द्वितीयक स्टोरेज ड्राइव। एक क्वेश्चन से इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी प्राथमिक स्टोरेज है? क्वेश्चन क्या है? कौन सी मेमोरी प्राथमिक स्टोरेज है? तो ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी बोथ, और ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपको आंसर देना है कि रैम प्राथमिक स्टोरेज है, या रोम प्राथमिक स्टोरेज है, या दोनों ही प्राथमिक स्टोरेज हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर दें, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगातार हमसे जुड़े रहें, आपको ये डेली क्लासेस पढ़ने को प्राप्त होंगी। और आपकी पढ़ाई की प्रक्रिया में हमारी जो एजुकेशन है किस तरह से सहायक सिद्ध हो रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा प्रयास यही है कि आपको हम बेटर से बेटर दें, और थोड़े से समय में दें, जिससे आपको पढ़ाई का बोझ भी ना बने। बहुत सारे आर्ट साइड वाले स्टूडेंट भी होते हैं जिनको साइंस में प्रॉब्लम आती है, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे आपको करवाया जा रहा है, जिससे कि आपकी जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो जाए। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रांग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।